मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप लोग अपना फर्स्ट टेस्ट दे के आए हो और आप लोगों का रिजल्ट संतोषजनक रहा है ना। बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते, चलिए कोई नहीं। अब जब जागो, जब सवेरा होता है बेटा, आपका सिलेबस आ गया है और जो भी कटौती हुई है वो आप सबको पहुंच चुकी है, आप तक सब पहुंच चुकी है ना। आप लोग सब देख चुके हो अपना सिलेबस। हम जो अब स्टडी करेंगे उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो हम इसमें शिक्षण बिंदु लेंगे, जो जो हमारे टॉपिक्स हैं ना उनके बिंदु ले लेके पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या लिया है, पार्ट 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार लिया है। और उसमें भी शिक्षण बिंदु कौन सा लिया है, हमने राजनीतिक आंदोलन हमारा शिक्षण बिंदु लिया है 1919 से 1947। आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। तो बेटा ये आज़ादी हमें ऐसी थोड़ी ना मिल गई है। 1857 से जब हमने संघर्ष शुरू किया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आपको पता है ना 1857 में जब वो शुरू हुआ है, उसके पश्चात संघर्ष करते 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 1947 यानी 200 साल हमने संघर्ष किया है, जब हमें क्या मिली है, आज़ादी मिली है ना। तो इसमें क्या घटनाएं हुई थी, तो हम जो आधुनिक में पढ़ रहे हैं उसमें 1919 से 1947 के बीच की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है आपका रोलेट एक्ट, मार्च 1919 में। बेटा आपको पता है 1919 के आसपास जो घटना हुई थी वो क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, 1914 से 1918 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और आपको पता है विश्व युद्ध में जो सैनिक थे वो तो भारतीय थे, लेकिन वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। तब अंग्रेजी सरकार ने, सैनिकों की जरूरत थी ना उसको, तो उसने क्या कहा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा उसकी समाप्ति के पश्चात हम क्या करेंगे, भारतीयों के विकास के बारे में सोचेंगे, भारतीयों को अधिक से अधिक सम्मानजनक पद दिया जाएगा। परंतु क्या हुआ, युद्ध हो गया और ब्रिटिश सरकार ये सब नहीं कर रही थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का शोषण किया, भारतीयों पे अत्याचार किया, शिक्षण संस्थाओं में भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, प्रेस पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई, अनाप शनाप अत्याचार शुरू हो गए। तब जाके एक बार क्या हुआ था, जो रॉलेट नाम के जो इनके थे, सर जॉन रॉलेट नाम के जो प्रमुख इनके अध्यक्ष थे, उनके उनके टच में आकर एक रोलेट एक्ट पास किया गया। उनका नाम था सिडनी रॉलेट। तो 1917 में जब उन्होंने एक एक्ट बनाया और वो जाके मार्च 1919 में पास हुआ। वो एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट। बेटा ये एक इस प्रकार का एक्ट था, एक्ट यानी कानून, इस प्रकार का कानून, इस प्रकार की धारा थी जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई भी कारण बताए बिना किसी भी वक्त केवल संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इससे क्या हो रहा था, जो हमारे क्रांतिकारी थे, राजनेता थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, जिनका कहना सब मानते थे, जिनके कहने पर एकता हो जाती थी, तो उनको गिरफ्तार करना जाने लगा। एक तरीके से इस कानून के खिलाफ ना कोई वकील था, ना कोई दलील था और ना कोई अपील थी। यानी आप इसके विरोध में कुछ कह नहीं सकते थे, आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी और ना आप कुछ कर सकते थे, यानी इसको काला कानून की संज्ञा दी गई। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो भारतीय हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, ये जो रोलेट एक्ट पास हुआ इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। इसके बाद दूसरी बात हमारी आ जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब बेटे जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग पहली क्लास में पढ़कर आए ना, छोटी क्लासों में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत क्या था, बैसाखी के दिन अमृतसर में एक सभा आयोजन की जा रही थी। तो जो शहर की 4 दीवारें थी ना, उसके अंदर की एंट्री बंद थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था, वो पहले से वहाँ इकट्ठे हो गए थे 13 अप्रैल 1919 को। तो जो वहाँ जनरल डायर थे, वहाँ का जो मेन था वो कौन था, जनरल डायर था। उसने बिना किसी पूर्व सूचना के अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब जब अंधाधुंध गोलियां चलाई तो क्या हुआ, बेचारे बेकसूर जो शांतिपूर्वक वहाँ सभा कर रहे थे वो लोग खत्म हो गए और एक भीषण अत्याचार हुआ जनरल डायर के द्वारा। और इसमें लगभग 380 व्यक्ति मारे गए और लगभग कांग्रेस की जो समिति थी वो इसमें 1000 व्यक्ति लगभग हमें बता रही है कि इसमें मारे गए। और ये अब तक का सबसे भीषण हत्याकांड था। इसके अंदर क्या था, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी बेकसूरों की हत्या की गई। इसके पश्चात आता है बेटा, 2 आ गए आपको समझ में, रोलेट एक्ट हमने पढ़ लिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिया। अब आ जाता है असहयोग आंदोलन अथवा खिलाफत आंदोलन। देखो असहयोग का अर्थ क्या हो गया, सहयोग न करना, और खिलाफत का अर्थ भी क्या हो गया, विरोध करना। लेकिन
खिलाफत आंदोलन क्या था? हम लोग इसको अंग्रेजों से जोड़ देते हैं, नहीं बेटा, ये अंग्रेजों से नहीं था। ये तुर्की देश था, उसके जो खलीफा थे वो मुस्लिमों के सबसे प्रमुख थे, प्रमुख गुरु मान सकते हैं अपन उनको ना, मुस्लिम संप्रदाय के गुरु माने जाते हैं। उनके सम्मान में भारतीय मुसलमानों के द्वारा भी ये किया गया, विश्व के सभी मुसलमानों ने किया था और ये किया गया था। इसके अंतर्गत क्या, तुर्की का मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख था और 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो बेटा, यहाँ पे अंग्रेजों ने फूट डालने की बहुत कोशिश करी थी, परंतु गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इस खिलाफत का जो प्रश्न था इसको अपने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर मुस्लिमों का भी सहयोग ले लिया। और क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो संप्रदाय के गुरु थे ना तुर्की, मैंने बताया आपको तुर्की के जो खलीफा थे वो जो थे, उन्हीं के फेवर में क्या हुआ, गांधी जी भी बोल गए। अब जब आप किसी के फेवर में बोलोगे तो वो आपके पक्ष में अपने आप हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा हुआ, अंदर खिलाफत आंदोलन आपको समझ में आ गया क्या चीज़ थी। तुर्की के जो मुस्लिम खलीफा थे उनके सम्मान में किया गया आंदोलन था और इस आंदोलन से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बड़ा सहयोग मिला था। इसके पश्चात आता है असहयोग आंदोलन। बेटा देखो, नाम से ही पता पड़ रहा है असहयोग मतलब सहयोग का न करना। अब इसमें क्या हुआ था, जब खिलाफत आंदोलन का तो प्रश्न था, 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, गांधी जी जो थे उन पर बहुत, मतलब देश में जब अत्याचार बढ़ रहा था, देश में जब जुल्म बढ़ रहा था अंग्रेजों का, और रूलर एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, इन सब से क्या हुआ, जो गांधी जी थे वो क्या हो गए, बहुत आहत हो गए, है ना, बहुत परेशान हो गए। अब जब वो बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि सरकार का असहयोग किया जाए। 1920 में उन्होंने क्या सोचा कि सरकार का असहयोग किया जाए। यहाँ पर 1920 आएगा और खिलाफत आंदोलन 1919 में है, ठीक है। सरकार का असहयोग किया जाए, तो इसमें कैसे असहयोग करोगे, क्या आप सरकार को मारोगे? नहीं। आप घुसा दोगे? नहीं। सरकार का सहयोग का मतलब जो वो कार्य कर रही है उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। जिसको जैसा समझ में आए, मतलब जो स्टूडेंट हैं वो विद्यालय नहीं जाएंगे, वकील है जो कोर्ट नहीं जाएंगे, और कोई कर्मचारी है वो कार्य नहीं करेगा, उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। तो क्या हुआ, ये ऐसी बातों से सभी लोग इसमें शामिल हो गए, महिलाएं भी शामिल हो गई, पुरुष भी शामिल हो गए, बच्चे भी शामिल हो गए, वकील भी शामिल हो गए, सब शामिल हो गए, मतलब देश एकता के सूत्र में बंधता चला गया। परंतु क्या हुआ, चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ, एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई, मतलब हिंसा हो गई। अब गांधी जी कौन थे, गांधी जी तो अहिंसक थे, तो वहाँ पर जब हिंसा हो गई तो उस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक जुलूस पर पुलिस चौकी, एक जुलूस था और उसने क्या करा, एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। इस बात से गांधी जी बहुत परेशान हो गए, उन्होंने क्या करा, अपना आंदोलन वापस ले लिया। अब सोचो, जब चरम सीमा पर आंदोलन पहुंच चुका था और उसको वापस ले लिया तो क्या होना था, थोड़ा सा विरोध होना ही होना था। यानी 1920 में तो ये शुरू हुआ था बेटा, और 1922 में क्या हुआ था, ये समाप्त हो गया। यानी मतलब गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। इसकी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत आलोचना करी और उन्होंने इसको अच्छा नहीं बताया। अगर ये आंदोलन उस समय कंटिन्यू चलता, मतलब जनता पूरे जोश में थी, जनता पूरी एकता में थी, तो शायद हमें आज़ादी 1947 के बदले 1922 में ही प्राप्त हो जाती। परंतु गांधी जी बहुत सिद्धांतवादी थे, अपन जानते हैं अपन कि वो अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके पश्चात साइमन कमीशन। अभी साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन बेटा भारत सरकार के जो अधिनियम थे, 1919 में भारत सरकार का जो अधिनियम था उसके जो कार्य थे उनकी समीक्षा के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन बैठाया गया 1927 में, जो कि उन कार्यों की जांच करने के लिए भारत पहुंचा। अब इस कमीशन का क्या हुआ, ये कमीशन हमने यहाँ पे क्यों लिया है, मतलब इस कमीशन के 7 सदस्य थे और सातों के सातों ही में से कोई भी एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए इस साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका घोर विरोध किया गया, मतलब काले झंडे दिखाए गए और इसका घोर विरोध किया गया। तो जो सरकार थी उसने क्या किया, लाठीचार्ज किया। इसमें जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे उन पे लाठीचार्ज वाला, सिर पे उनके चोट आ गई, कुछ समय बाद वो उनका देहांत हो गया। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया।
इसके पश्चात आ गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा का क्या मतलब होता है? विनय के साथ, सविनय का क्या मतलब हो गया? विनय के साथ, अवज्ञा यानी आज्ञा का न मानना। अब अपन सोचे आज्ञा का न मानना मतलब, बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा था कि इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करा, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, फिर साइमन कमीशन का विरोध किया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कि विनय के साथ किसी बात को न मानना। इसमें गांधी जी ने एक दांडी यात्रा करी। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, साबरमती के तट पर एक दांडी नामक जगह है, वह नमक बनाया जाता है। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि सबसे पहले हम किसी का विरोध करेंगे, तो उसमें उन्होंने नमक को क्यों चूज किया, सोने चांदी को या किसी चीज को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि नमक बेटा एक ऐसी वस्तु है जो गरीब भी काम में लेता है, अमीर भी काम में लेता है, औरत भी खाती है, आदमी भी खाता है, बच्चे भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं। तो नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के काम में आती है। तो उन्होंने नमक को बनाकर, नमक पे कर लगाया जाता था और नमक सरकार बनाती थी। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम क्या किया, अप्रैल 1930 दांडी नामक स्थान पर जाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को बढ़ावा दिया और नमक बनाया। सर्वप्रथम नमक बनाकर इस कानून को, अंग्रेजों के कानून को उन्होंने तोड़ा। इसके अंतर्गत इसमें बाद में हुआ कि महिलाएं गई, शराब की दुकानों की पिकॉटिंग कर दी गई, मतलब शराब की दुकानों को रोक दिया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, उपाधियों का त्याग कर दिया गया। इस तरीके से सरकार का हर क्षेत्र में विरोध किया गया। और इसमें आपको मैं बताती हूँ एक बात कि सरकारी नौकरियों तक को लोगों ने त्याग दिया। बहिष्कार में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और थोड़े ही समय में काफी लोग इसमें एकत्रित हो गए। परंतु फिर क्या हुआ, आपको पता है कि हर आंदोलन वापस ले लिया जाता है, क्योंकि जेलों में लोगों को डाल दिया गया। गांधी इरविन नामक एक समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत गांधी जी ने क्या मान लिया, जब लोगों को जेलों में डाला गया और वो परेशान हो गए, तो गांधी जी ने मान लिया कि हमारा आंदोलन विफल हो गया है और उन्होंने आंदोलन को भी वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो देखो बेटा, यहाँ पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी मतलब कानून बना के कानून तो तोड़ दिया, परंतु इसको पुनः वापस ले लिया। अब आ गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या अर्थ हो गया बेटा? सत्याग्रह का अर्थ हो गया सत्य के लिए आग्रह, है ना, सत्य के लिए आग्रह। अब सत्य के लिए आग्रह कौन करेगा? मैं आपको कहूंगी कि आप सत्य के लिए आग्रह करोगे तो जरूरी नहीं कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय लिया, मतलब हम अपने स्तर पर ही करेंगे, क्योंकि जनता इकट्ठी होती है, जनता इकट्ठी हो रही थी, क्या हो रहा था, बार बार में अहिंसा हो जा रही थी। अब जब बार बार में हिंसा हो जा रही थी तो क्या हो रहा था, आंदोलन बंद हो जा रहे थे। तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया तो क्या हुआ, सार्वजनिक स्थानों पे जो इनके जो मेन चुने गए लोग थे वो सार्वजनिक स्थानों पे पहुंचे और सत्य के लिए आग्रह करने लग गए। इनमें से सबसे पहले विनोबा भावे थे, जिन्हें 3 माह की सजा दे दी गई और जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। कुल मिला के लगभग 30,000 लोग पकड़े गए। अब जो व्यक्तिगत सत्याग्रह करते उनको क्या था, सरकार पकड़ रही थी और जेल में डाल दे रही थी। अब हम कहाँ तक पहुंच गए, हम 1940 तक पहुंच गए। कहाँ से? 1919 से। अब अंत में आया भारत छोड़ो आंदोलन। अब 1942 में क्या हुआ, जब गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया, जापान का भारत पर आक्रमण का भय हो गया, कांग्रेस की कार्यकारिणी ने निर्णय किया कि बम्बई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव दे दिया। अब गांधी जी ने यहाँ पर क्या करा बेटा, एक मूल मंत्र दिया, वो क्या दिया, करो या मरो। अब करो या मरो का क्या हो गया कि या तो आप कुछ करो या फिर आप मरो। तो इस शब्द का अर्थ क्या करा, लोगों ने अपने तरीके से ले लिया और वो खुले रूप से, ओपन, चाहे वो साम दाम दंड भेद, हर नीति से सरकार के विरोध में उतर गए और अपने तरीके से इन्होंने जब इसका रूप लिया तो जगह जगह पर मतलब भीषण क्या बोलते मारकाट हुई और अंग्रेजों को डराया गया एक तरीके से, क्योंकि जब हम शक्ति के रूप में, अब तक तो हम क्या करते थे, डर डर के काम कर रहे थे, छुप छुप के काम कर रहे थे, परंतु अब हम करो या मरो का जब हमारे पास नारा आ गया तो हमने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और इसी में दूसरे लोग, नेता, गांधी जी वगैरह सब क्या हुए, गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को भी गैर सरकारी संस्था घोषित किया गया।
परंतु क्या हुआ बेटा, इसके लिए कोई निश्चित आंदोलन नहीं बना था, इसलिए ये भी हमारा एक तरीके से असफल हो गया। और ये गांधी जी का एक तरह से अंतिम आंदोलन बोल सकते हैं। अब देख लो, अब गांधी जी कहाँ से शुरू हो गए, एक तरीके से असहयोग आंदोलन से लेकर 1920 से 1942 तक गांधी जी के आंदोलन चल रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से छोटे छोटे रूप में याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। इनके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा।